हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास का जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, पूरा लीनियर अलजेब्रा जब आप आगे पढ़ेंगे तो पूरा लीनियर अलजेब्रा जो है वो मैट्रिसेस पर बेस्ड है, ठीक है। और आपको एक बात और अच्छी बताती हूँ कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जब उसमें पढ़ेंगे आप, तो अगर आप उसे गौर से देखेंगे ना कि उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, तो जब उसमें फॉरवर्ड प्रोसेस में जब आप जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मैट्रिसेस कंसेप्ट यूज्ड है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स, ये सभी चीज़ें जो है मैट्रिसेस पर डिपेंड करती हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, इसके अंदर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, और हर मैट्रिसेस जो होती है, जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है, वो डिटर्मिनेंट से एसोसिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों मैट्रिसेस की तरफ। तो सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है, राइट, कि एक मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का जो है ना, ये सिंगुलर है और प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखिए, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है, m इंटू एन नंबर्स, और वो नंबर किस तरह से फॉर्म होंगे, अरेंज्ड इन द फॉर्म, अरेंज्ड इन द फॉर्म of a rectangular array, rectangular array, array arranged in the form of a rectangular array of m rows, जिसमें क्या होंगी, हमने लिया m rows and n columns, n columns is known as m क्रॉस n मैट्रिक्स। देखो मैंने क्या लिखा, अ सेट ऑफ m n नंबर्स, मतलब m इंटू n नंबर्स जो है, अगर उनको हम एक रेक्टेंगुलर एरे में फॉर्म कर दें जिसमें m रोज हो और n कॉलम हो, तो उसे हम बोलते हैं कि ये एक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जनरली अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, जो मैट्रिक्स की नोटेशन होती है वो क्या होती है, देखो, स्क्वायर ब्रैकेट, हम एलिमेंट को जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बहुत सारी बुक्स में ये नोटेशन भी होती है, और अगर आप कुछ और अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो ये भी नोटेशन होती है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब है कि अब मैट्रिक्स मैं लिख रही हूँ कि m क्रॉस n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसे हम किस तरह टाइप से डिनोट करते हैं। तो देखो, उसके हर एलिमेंट को हम लिखेंगे a i j m क्रॉस n। अब मैं समझाती हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसके अभी क्लियर करते हैं। देखो, मैंने अभी यहाँ बोला कि अ सेट ऑफ m n नंबर्स, जिसमें m रोज हो और n कॉलम हो। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि जो नंबर अरेंज करता है वो एक ऑर्डर में करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट कहीं भी लिख दीजिएगा आप। देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर मैं m रोज की बात करती हूँ तो रोज हॉरिजॉन्टल चलेंगी, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। सपोज ये r1 रो है, ये r2 रो है, ये r3 रो है, और अप टू ऐसे कितनी रो बननी है हमारे पास, m रो, राइट। और अगर n कॉलम है तो ये मैंने c1 मान लिया, ये c2 मान लिया, ये c3 मान लिया, डैश डैश डैश, और ये मेरा nth कॉलम है। तो जो ये वाला एलिमेंट होगा, ये कौन सा एलिमेंट होगा, देखो, अगर यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा है, तो हम उसे असाइन करेंगे वैल्यू a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज a11, दिस इज a12, दिस इज a13। तो इसमें जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि रो हमेशा 1 रहेगी और कॉलम चेंज होते रहेंगे।
तो लास्ट में हमारे पास जाकर ये क्या बनेगा, A1n, मतलब फर्स्ट रो और nth कॉलम। दिस इज R2, तो ये मेरी सेकंड रो होगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, और यहाँ पर सेकंड रो nth कॉलम। दिस इज थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, और लास्ट में थर्ड रो nth कॉलम। तो इस टाइप से हम एलिमेंट लिखते जाएंगे और लास्ट में जाकर हमारे पास कौन सी रो आ जाएगी, mth रो। तो AM1, AM2, AM3 और लास्ट में m रो और n कॉलम। तो इस टाइप से एलिमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स से डिनोट करती हूँ तो इसको कैसे लिखते हैं, AIJ, वेयर I रिप्रेजेंट्स रो नंबर एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर। और जो I है वो देखो कहाँ से, रो कितनी हो सकती है m, कॉलम कितने हो सकते हैं n। तो हम कैसे लिखते हैं कि I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और कहाँ पर फिनिश हो, m पर। J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और अप टू n तक जाए। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा बच्चों की मैट्रिक्स होती क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि एक मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, ईदर दिस ब्रैकेट और दिस। उसके बाद मैंने आपको एक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को लिखने का तरीका बताया है। अब आगे चलते हैं हम। अब हम आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी उसमें रो है वो लिख दीजिए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। बट आप यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं बताती हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी है, एक लिखी है 1 1 0 -1 3 5, ये दो मैट्रिक्स मैंने आपके आगे लिखी है। अगर इफ आई से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप बताइए इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, हॉरिजॉन्टली होती है रो 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3 × 2। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वैल्यू निकलेगी, देखो जरा 3 2 जा 6। इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं टोटल, राइट। लेकिन हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमें निकालो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में कितने हैं। उससे अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो हमेशा ऑलवेज हम किस रूल को फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम को। तो देखो आप जरा इसका देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें भी 6 आएंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ भी 6 एलिमेंट, यहाँ भी 6 एलिमेंट, तो व्हाट इज द डिफरेंस, आपको कैसे पता चलेगा कि 6 एलिमेंट है, रो कैसे लिखूं कॉलम। तो ऑलवेज भी रिमेंबर दैट जितनी रो होगी पहले आप उन्हें मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट आप कॉलम को मेंशन करेंगे। तो ये हमारा किसी भी मैट्रिक्स को का ऑर्डर लिखने का तरीका है। एक और लिख के बताइए, एक 1 3 5, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, आप ध्यान से देखो इसके अंदर रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, तो ऑर्डर हो गया 3 × 1, राइट। तो इस टाइप से हम ऑर्डर लिखेंगे। तो इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए को मैंने डिनोट किया AIJ से और उसका ऑर्डर ले लिया 2 × 3, राइट। आपको ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वेयर AIJ इज कमिंग फ्रॉम, मैं हल्का सा एग्जांपल दूंगी I-J, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो वहां पर भी सिखाना मुझे I-J। अब आप देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे आप, राइट। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2, और मतलब 2 × 3, तो रो कितनी होंगी 2, कॉलम कितने होंगे 3।
स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप यहाँ पर R1 R2 डाल लीजिए, यहाँ पर C1 C2 C3, और अब आप एलिमेंट को मेंशन कर दीजिए। ये एलिमेंट कौन सा होगा? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एल्स अब दूसरी बार आप प्रैक्टिस करेंगे कि बिना रो और कॉलम के। तो देखो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर लिखना है, तो हमेशा रो 2 बनेगी और कॉलम 3। तो पहले जब मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखूंगी तो आपको पता है कि जो पहला नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ तो आप 1 फिक्स कर लीजिए। A1 1 फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर इससे आगे भी लिखना होता तो यहाँ मैं A14 A15 A16 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन हमें 3 कॉलम तक ही जाना था तो A13 पर स्टॉप। नाउ वी राइट नेक्स्ट रो A2, सेकंड रो स्टार्ट हो गई बट दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड देन स्टॉप, राइट। तो इतना काम हमारा हो गया। लेकिन वो कहता है जो AIJ है वो इसके तहत आएंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो करवाइए जरा। आप बताइए A11 क्या आएगा? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। A12 क्या आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1। A13 क्या आएगा? 1 माइनस 3 माइनस 2। A21 क्या आएगा? 2 माइनस 1। A22 क्या आएगा? 2 माइनस 2। A23 क्या आएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A11 से लेकर A23 तक यहाँ रख दीजिए। A11 0, A12 माइनस 1, दिस इज माइनस 2, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1। तो ये आपने वो मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करके दे दी है कि ये मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सी मैट्रिक्स पढ़ूंगी? रो मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? रो मैट्रिक्स। तो देखो मैंने क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों होते हैं। अब इसका नाम स्पेशल रो मैट्रिक्स है, तो क्यों पढ़ा होगा इसका नाम रो मैट्रिक्स? तो सुनो, अ मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if कब? if it contains only one row vector, ठीक है, and any number of columns। समझे आप? मतलब अगर रो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें रो केवल एक ही होनी चाहिए और कॉलम चाहे कितने ही हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि 1 माइनस 1 3, 1 2, ABCD, ये सारी एटसेट्रा, तो ये सारी कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो, इसका ऑर्डर देखो 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 4। इसका मतलब पता है रो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? AIJ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रो आप हमेशा फिक्स कर देंगे और कॉलम के लिए आप n लिख सकते हैं। अब इस n को वेरी करते जाइए, ठीक है, जितने ऑर्डर की मान है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो एज सिमिलर टू रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि भैया मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो वेक्टर। तो कॉलम क्या बनेगा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, मेरे साथ साथ बोलिए, इफ इट कंटेन्स, और मुझे लगता है सारे बच्चों ने बोल ही दिया, इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम वेक्टर एंड
any number of rows, मतलब जिसमें कॉलम एक हो और रो चाहे कितनी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 -1 0 4 ABC, राइट। आप थीटा जीटा भी लिख सकते हैं, थीटा साइन एटसेट्रा। ये सारी कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। तो आप देखिए इसमें रो कितनी है? 4 और कॉलम एक ही है। इसमें रो अगर आप देखेंगे तो 3 रो है, तो 3 क्रॉस 1। इसमें 2 रो है और कॉलम एक है, तो ऑल दीज आर कॉलम मैट्रिक्स, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। अब देखिए बेटा थर्ड देखते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन से लिख रहे हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। आप तब तक जब तक मैं डेफिनेशन बताती हूँ सोचो इसका नाम स्क्वायर क्यों पड़ा होगा, ठीक है? तो समझ गए होंगे आई थिंक। और मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स is said to be a square matrix if, कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब उस मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम नंबर होंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 4, ठीक है? 1 0 1 5 6 7 -1 0 3। अब आप देखें इसमें मैंने 2 रो ली हैं तो 2 ही कॉलम लिए हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। आप इसमें देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3 रो और 3 ही कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब अगर मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा ए, इस वाली मैट्रिक्स का, तो हम कई बार क्या लिखते हैं? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे 3 क्रॉस 3, अगर वो स्क्वायर है तो आप एक बार ही मेंशन कर दीजिए कि ऑर्डर n की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 5 की मैट्रिक्स है, तो अपने आप समझ जाते हैं कि भाई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब जरा फोर्थ मैट्रिक्स पर चलते हैं। फोर्थ देखो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो देखो इससे पहले ना डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आपको मैं एक मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ 4 क्रॉस 4 की, राइट? तो ये है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 and the last one is A44। आप इन एलिमेंट को बहुत गौर से देखो और देखो आपको यहाँ पर एक पैटर्न नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं इन एलिमेंट को तो आप इन एलिमेंट में देखिए कि आई नंबर हमेशा जे नंबर के इक्वल है, आई इक्वल टू जे है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है? तो इन एलिमेंट का नाम जो होता है इनका हम बोलते हैं हमेशा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, इन एलिमेंट को। और अगर आप इनसे ऊपर के एलिमेंट को देखेंगे, इनसे ऊपर को, तो आपको कुछ नजर आ रहा है? आप कहेंगे कि अरे ऐसा यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना आई जे के इक्वल नजर आ रहा है, ना कोई वो हो रहा है। हाँ देखो, आप ध्यान से देखो, अगर आप लीडिंग एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट जब ऑब्जर्व करेंगे तो आई नंबर हमेशा जे नंबर से छोटा रहेगा। देखो ये 1 2 है तो 2 बड़ा है, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, राइट?
और जैसे ही आप डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट की बात करते हैं, इन एलिमेंट की, राइट, डायगोनल से नीचे की, तो यहाँ पर आई नंबर हमेशा जे नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। तो किसी भी मैट्रिक्स में तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं, इधर आई इज इक्वल टू जे नंबर होगा, या आई लेस देन जे होगा, और आई ग्रेटर देन जे होगा। इन एलिमेंट को हम डायगोनल से अबोव एलिमेंट है, तो मतलब डायगोनल से ऊपर है, ये डायगोनल से नीचे के एलिमेंट है। तो जो डायगोनल से नीचे एलिमेंट होते हैं वहां पर आई ग्रेटर देन जे होता है, और जो डायगोनल से ऊपर होते हैं वहां पर आई हमेशा लेस देन जे होता है। क्लियर है? अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको दो तीन मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाऊंगी, जिसमें एक होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अभी अगले उस पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो हम लिखेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा तो ए आई जे एन क्रॉस एन is said to be a diagonal matrix, is said to be a diagonal matrix if all the elements except leading diagonal elements are zeros। समझ आया? मतलब दैट इज, अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूं, मैंने बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब जब डायगोनल बनेगी, कब बनेगी? देखो, जब पहली ही बात है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, इसका मतलब एक चीज तो जरूरी होगी कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने लिखा अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all the elements, जितने भी उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। दैट इज each a I j is equal to 0 for all I is not equal to j। क्या जब जब I नंबर j नंबर के इक्वल ना हो तो सारे एलिमेंट वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो याद दिलाती हूँ, ये मैट्रिक्स थी, ये सारे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे, इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पढ़ते हैं, फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है भाई? अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a square matrix is said to be a scalar matrix if, अब देखो a square matrix, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले लेते हैं भाई, A equal to ai j n cross n। A square matrix is said to be a scalar matrix if, तो आप देख रहे हैं कि जब मैं डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रही हूं तो उसमें पहले ही एक चीज जोड़ रही हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब स्क्वायर तो होनी ही चाहिए, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ फर्स्ट देखो, ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब ऐसा तो डायगोनल भी कह रहा था कि जितने भी नंबर जहां पर आई जे के इक्वल ना हो वो सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लेकिन इसमें एक बात और है कि हर ए आई जे की वैल्यू के होगी फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये है, आई इक्वल टू जे का मतलब क्या है? सारे लीडिंग एलिमेंट। तो सारे लीडिंग एलिमेंट पर अगर आपने एक बार किसी नंबर को लिख दिया, सपोज करो किसी बच्चे ने 3 लिख दिया, तो हर एलिमेंट पर 3 3 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, चलो
एक 3x3 की बनाते हैं स्केलर मैट्रिक्स, 0 -7 0 0 0 -7। आपने देखा कि मैंने ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट थे, इसमें हर जगह क्या रखा है -7, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स हर जगह मैंने क्या रखा है 0 एलिमेंट रखा है, राइट। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। और क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, समझाओ जरा। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि डायगोनल क्या कहती है, वो सिर्फ एक शर्त रखती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, कि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो वो दोनों ही कंडीशन इसके अंदर फुलफिल हो रही है। इसका मतलब एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अलग आगे के वाली 6th मैट्रिसेस पर। अब हम लिखते हैं अपना 6th आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij n cross n is said to be an identity matrix or unit matrix if। अब देखो पहले ही मैंने लिख दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते ही आई नंबर जे नंबर के इक्वल हो गया, और इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब ईच ए आई जे इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। दैट मीन्स एक गारंटी तो है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी हमेशा 0 रहेंगे। एंड सेकंड देखो ईच ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, और जब आई नंबर जे नंबर के इक्वल होगा दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब स्केलर तो ये कहता था कि वहां पर आपने एक बार कोई वैल्यू रख दी तो वही होनी चाहिए, चाहे 3 भरो तो 3 हो, -7 भरो तो -7 हो। लेकिन इसने वो रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी, उसने कहा कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो तो 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। ऐसी मैट्रिक्स का नाम हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना आई से डिनोट किया जाता है, और अगर इसके नीचे कभी ऐसे 2 लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो वो बार बार मैं 2x2 नहीं लिखता, उसका ऑलरेडी उसे पता है कि आइडेंटिटी होने के लिए स्क्वायर तो होना जरूरी है, तो इसलिए वो इस टाइप से लिख देता है। और सिंपल भी आई लिखा होता है। तो I2 का मतलब क्या होगा कि 2x2 की होगी, और आपको क्या ध्यान रखना है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे और बाकी सभी 0 होंगे। और I3 अगर आप लिखवाओगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखो मैंने जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब पर 1 लिखा है, एक्सेप्ट these एलिमेंट्स, all the elements should be 0। तो आई थिंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब लिखते हैं 7th नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स क्या है भाई, अब मैट्रिक्स, अब यहां स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान देना छोटी छोटी बातों पर। अब मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, और ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं उसका, m×n लिखा है मैंने यहाँ पर। तो मैट्रिक्स A अगर वो वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करना है तो मैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगी। अगर जिस टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे उसी ऑर्डर के हम जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे। तो अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स
a zero matrix or null matrix if कब भाई each aij is equal to 0 for all I and j। अब समझे आप मैंने क्या लिखा है कि जितने भी आई और जे नंबर हैं मतलब हर ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास 0 होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 तो ये ऑर्डर 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 ये एक 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, 2-3 टाइप और रह रही है उनको क्लियर करते हैं। अब है नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये क्या मैट्रिक्स आई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आप लिखिएगा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be an upper triangular matrix, कब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी ये if each aij equal to 0 for all I greater than j। मीनिंग समझे आप। अब देखिए कि कंसिडर अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर मैं एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेती हूँ तो आपको पता है कि यहाँ ये जो एलिमेंट होते हैं ये तो कौन से एलिमेंट होते हैं, लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ही हो गए। इसके नीचे हमेशा आई जो होता है वो जे से बड़ा होता है, यहाँ पर आई इक्वल टू जे होता है, यहाँ पर आई हमेशा लेस देन जे होता है। तो जब जब आई ग्रेटर देन जे होगा तब तब वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, 1 -1 3 0 5 9 0 0 0। अब बहुत बच्चे इसको पता कैसे पढ़ते हैं कि अगर मैं उन्हें यहाँ 0 दे देती हूँ यहाँ, तो कहते हैं कि मैम अब नहीं है ये, क्यों नहीं है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अभी भी है। अपर ट्रायंगुलर केवल इतना बोलता है कि जितने भी एआईजे जब जब आई ग्रेटर देन जे हो तब तब 0 हो। उसमें कहीं बोला आई लेस देन जे ऐसा हो, डायगोनल एलिमेंट ऐसे हो, नहीं भाई, उसकी रेस्ट्रिक्शन केवल और केवल उन एलिमेंट पर है जहां पर आई नंबर जे नंबर से बड़ा होता है। इसका मतलब उसको ये 3 एलिमेंट 0 चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी लीजिए। अब समझ आया? तो इसका मतलब 0 5 9 -1 6 3 आप कुछ भी भर दीजिए, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन इन तीनों एलिमेंट पर रखना है। क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब नाम से ही समझ गए होंगे बच्चे कि ओहो अब की बार ये होगा। तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ओ लेट लिख गए अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। इसका मतलब है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो मैट्रिक्स ए बी स्क्वायर, ओ माय गॉड, मैट्रिक्स ए बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ईच आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। मतलब आप बताइए कि देखो ये आई लेस देन जे है, इसका मतलब इसको ये एलिमेंट 0 चाहिए एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स, बाकी सभी एलिमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कैसे भी लिखे हो। तो इसका मतलब है कि 1 0 0 5 0 6 -1 3 5 2। तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई आपकी, ठीक है। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ।
अब है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन सी होती है? ठीक है, अब देखो अब की बार मैंने मैट्रिक्स नहीं लिखा, जैसे अब तक जो आपने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि भाई है ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बट अब की बार हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इसका मतलब यहाँ पर एक या एक से नहीं, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस की बात होगी। तो टू मैट्रिसेस, आप देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी an equivalent matrices, ठीक है। इफ अब टू मैट्रिसेस, अच्छा टू मैट्रिसेस ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए। वैसे तो लो या ना लो बराबर है, इफ करके मैं लिख ही देती हूँ पूरा। इफ देयर ऑर्डर आर सेम, समझ आया? बस इतनी सी रेस्ट्रिक्शन कि दो मैट्रिसेस को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का नाम तब देंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जांपल 1 5 6 2 9 8 एंड 3 5 -1 0 0 2 आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ये कैसी मैट्रिसेस है? इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो आप इसका ऑर्डर ऑब्जर्व करो 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, तो ऑर्डर सेम है, तो बस उसको इतना ही चाहिए। लेकिन अब मैं अगली बात कर रही हूँ किसकी? इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैंने इक्विवेलेंट की जगह इक्वल मैट्रिसेस डाला, तो देखो जरा, टू मैट्रिसेस, एक का नाम रख देते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड दूसरी मैट्रिक्स का नाम बी रख देते हैं बी आई जे, इसका ऑर्डर कुछ भी ले दीजिए पी क्रॉस क्यू, ठीक है। आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ, कब होगी? फर्स्ट देखो, पक्का डेफिनेटली जो m है वो किसके इक्वल होना चाहिए? p के इक्वल होना चाहिए। मतलब जितनी रो a में है उतनी ही रो b में होनी चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, ठीक है। सेकेंड है कि n हमेशा q के इक्वल हो, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, ठीक है। अब एक तरह से इन दोनों को कंबाइन करें तो इसका मतलब है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझ आया? तो इसका मतलब इक्वल मैट्रिसेस बनने के लिए एक कंडीशन तो कंपलसरी है कि दोनों मैट्रिसेस इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होनी चाहिए, क्लियर। लेकिन थर्ड भी है। थर्ड क्या है? ईच ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, समझ आया? कि जितने भी ए आई जे हैं अब ऑर्डर सेम हो गया, इसका मतलब जो इसमें A11 है वो उसमें B11 होना चाहिए, जो A12 है वो B12 होना चाहिए। इसका मतलब दैट इज क्या? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स of both the matrices are also equal, मतलब कहने का मीनिंग समझा? अगर मैट्रिक्स का नाम इक्वल मैट्रिसेस है तो हर चीज इक्वल होगी, एलिमेंट्स हो, ऑर्डर हो, व्हाटएवर भी। और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है तो इक्वल हो जाएगी, नहीं। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही होगा। ये मैट्रिक्स में ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो इक्वल मैट्रिसेस में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट मींस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। भाई जो तुझ में A11 है वही उसमें A11 होना चाहिए, जो A12 है वही उसमें A12 होना चाहिए,
ठीक है, तो क्वेश्चन आया था एक बारी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल मैट्रिसेज एंड इक्विवेलेंट मैट्रिसेज। तो आप उसका रिप्लाई कैसे लिखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेज आर आल्सो इक्विवेलेंट मैट्रिसेज बट इक्विवेलेंट मैट्रिसेज मे और मे नॉट बी इक्वल मैट्रिसेज। क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए आप लिखोगे कि बस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इक्वल मैट्रिसेज में ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, राइट। आई थिंक बच्चों सारा क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट जितना भी है। अब इन कंसेप्ट के बिहाफ पर हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।